नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। तो चलिए दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं। रोज की तरह फिर से आज यहाँ पर प्रैक्टिस क्लास को शुरू करते हैं और शाम को जो 6 बजे यहाँ पर आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही है, जिसमें मैंने जो है आप लोग के लिए करंट अफेयर्स स्पेशल क्लासेस शुरू की हुई हैं। और मैंने उस क्लास में ही आपको स्पष्ट बता दिया है कि अगर आप किसी भी राज्य से आप जो है यहाँ पर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्लास सबके लिए है, चाहे आप यूपी से लेकर के मैंने कहना था नॉर्थ इंडिया के आप किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हो, सब में आएगा। क्योंकि हिंदी उन्हीं को समझ में आएगी, साउथ वालों को तो समझ में आएगी, इसलिए पढ़ेंगे हैं नहीं, ठीक है। इसलिए नॉर्थ इंडिया के जितने लोग हो सब लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम होगा, नॉर्थ इंडिया के कोई भी एग्जाम हो एक्सेप्ट यूपीएससी, आप सारी परीक्षाओं के लिए उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, समय ना गवाते आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं क्या है आज के प्रश्नों खजाने में। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे, अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जरूर कर दे और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशते हुए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। हाल ही में गठित की गई थी, तो फाइनली इसने जो है अपना रिकमेंडेशंस भी राष्ट्रपति जी को सौंप दिया, ठीक है। और जिसकी अध्यक्षता में की गई थी वो बेसिकली हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके। तो अगर आप इतना समझ गए होंगे तो उसका सही जवाब क्या है यहाँ पर, रामनाथ कोविंद जी। भैया रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में की गई थी। इन्होंने कह दिया कि तीनों इलेक्शन साथ में कराए जा सकते हैं, 100 दिन का अंतराल होना चाहिए, तमाम चीजें उन्होंने की। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आगे इंपॉर्टेंट होगी तो देख के मैं बताऊंगा, पर इस हिसाब से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बता देता हूं। इस समिति में सदस्य कौन थे, तो इसमें आपके अमित शाह जी थे जो होम मिनिस्टर है, प्लस अपोजिशन जो लीडर थे वो क्या नाम है, अधीर रंजन चौधरी जी थे। उसके साथ साथ जो है आपके जो क्या नाम है, पूर्व फाइनेंस कमीशन के एन के सिंह जी थे, वो भी इसके पार्ट थे। तो 3-4 नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहां से पूछ सकता है कि इसमें और कौन कौन जो है इसके सदस्य थे, ठीक है। और एक आपको गुलाम नबी आजाद नाम पता होगा, जो पहले कांग्रेस में थे, अब दूसरी पार्टी में जा चुके हैं, बीजेपी में। वो भी जो है पहले ये भी राज्यसभा में जो है अपोजिशन लीडर रहते हुए थे। लेकिन खैर ये पॉइंट आपसे नहीं, नाम पूछ सकते कौन कौन थे, किस पोस्ट पर थे, ये आपसे नहीं पूछ सकता। तो ये थे, उसके अलावा भी कुछ और थे, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा बताओ, क्लास देख रहे हो, शॉर्ट नोट्स बनाते रहे हो कि नहीं, कॉपी कलम लेके बैठे हो कि राम कथा की तरह सुनने आए हो। मैंने बार बार कहा, अगर ये क्लास करने आए हो तो मेरी क्लास करने समय कॉपी कलम लेके बैठना, क्योंकि ये प्रैक्टिस है जहां मैं आपको पढ़ाता नहीं सिखाता हूं। तो सीखने आए हो तो लिख के सीखो। अगर केवल यहाँ टहलने आए हो तो कोई बात नहीं, टहल लो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारे जीबी, आगे तुम्हारी मर्जी। अगला प्रश्न है कि 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। चलिए, यहां पर पहला कथन और दूसरा कथन ये है, पहला कथन ये है, ठीक है। यहां दूसरा देखिए लिखा, वरना आप लोग समझिए सर दूसरा है कहां, आप तो मिक्स बता दें। नहीं, मैंने कुछ मिक्स नहीं किया, प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो माय फ्रेंड, वैसे मैं आपको इसके बारे में बता दूं, चलिए थोड़ा सा और समय ले लीजिए, बताइए अब आपका क्या समझ आया, कुछ समझ में आया। तो चलिए, जो समझ में आ गया वही इसका सही जवाब है कि केवल 2। जी भैया, केवल 2 अगर आपने जवाब दिया सही कर लीजिए, केवल 2। देखिए, ये आपके जो है देहरादून, जो आपके उत्तराखंड में वहां आयोजित हुआ था, और इसको उद्घाटन किया था आपके किसने, आपके गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था, ठीक है। और इसका मुख्य विषय जो है अमृतकाल में पुलिसिंग है, ठीक है। क्योंकि आप पता है इंडिया में इस समय अमृतकाल चल रहा था, जो भी बहुत बढ़ चढ़कर अमृतकाल जो है चलाया गया था, सरकार द्वारा एक प्रोग्राम था, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर, भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज जो क्या नाम है, ADEX, ठीक है, कृषि डाटा एक्सचेंज। और दूसरा क्या कह रहा है, कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क, यानी क्या ADMF, ठीक है। ये पूछ रहा है इसको लॉन्च किया गया किस राज्य में, बताइए। आपको जवाब देना है, बताइए किस राज्य में इसको लॉन्च किया गया, और इससे जुड़ी हर चीज तो आप मेरे आगे के पॉइंट्स में पाएंगे ही। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहाँ इसका सही जवाब क्या, तेलंगाना जवाब दिया, और सही है। दरअसल तेलंगाना में पहले जो अभी तो चलो ठीक है, उस समय जो वहाँ के मंत्री थे KT रामा राव, उन्होंने जो है इसका क्या उद्घाटन किया था। और ये तेलंगाना के हैदराबाद में, बेसिकली तेलंगाना राज्य है, वहाँ पर हैदराबाद आप जानते होंगे, जहाँ की बिरयानी बहुत फेमस है और जहाँ की भाषा सुनने के बाद हम लोगों को आनंद बहुत आता है। तो वहीं पर जो है इसका क्या उद्घाटन किया गया था, ठीक है दोस्तों। और कुछ जरूरी पॉइंट्स बता दूं तो ये 11 अगस्त 2023 को किया गया था,
ठीक है, 11 अगस्त 2023 को। और साथ ही साथ जो आप ये देख रहे हो पूरी चीजें डेवलप की गई हैं, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तेलंगाना की सरकार, साथ ही साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और साथ ही साथ क्या आपका IISc बेंगलोर का जो एक क्या नाम है संस्था है, वो तीनों लोगों ने मिलकर जो है इसे डेवलप किया है। तो कौन कौन से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IISc बेंगलोर और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, इन तीनों ने मिलकर जो इसे डेवलप किया है। ठीक है, क्लियर, लिख लिए सब। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर कि मुद्रा का अवमूल्यन निर्यातों को बढ़ाने के लिए किया जाता है विदेश। चलो एक है दूसरा ये है, बताओ इन चारों में से सही जवाब क्या होगा, बताओ यार, मैं क्या ही कहूँ। और शाम को जो 6 बजे क्लासेस चलाई जा रही ना माय डियर, तो जरूर से जरूर आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने पहली क्लास, इस क्लास के खत्म होने के बाद अगर नहीं देखा तो पहली क्लास देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं कह रहा हूं देखो। क्योंकि मैंने एक चीज स्पष्ट बता दिया है कि वो केवल जो है आपके सफलता को अगर पाना है तो वो क्लासेस देखिए, क्योंकि उस क्लासेस में मैं डेली वाला काम, मैंने पहले बताया मैं डेली वाला काम नहीं करता हूं, चुनिंदा जो आपके सिलेबस के अनुसार जरूरी है। आप इसमें भी कुछ करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न देख रहे होंगे, जी भैया, डेली प्रैक्टिस सेट में करा दो। साथ ही साथ कुछ और प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर अकेले सब्जेक्ट वाइज कराना अलग होता है, यहाँ मिक्स कराना अलग है, तो उसको कुछ मैं अलग से सब्जेक्ट वाइज लेकर के आप लोग के लिए आता हूं। तो जितने क्या यहाँ पर ए जवाब दिया, क्या ए जवाब दिया वो सही कर ले। बिल्कुल बात देखिए, मैंने आप लोग को एक बार बताया भी था कि जो निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए चीन एक इसका उदाहरण है, जो अपने मूल्य को जानबूझकर कम रखता है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा निर्यात कर सके। और जब निर्यात बढ़ाना हो तो आपकी करेंसी अगर अगले देश की करेंसी की तुलना में कम होगी तो उस देश के लिए आपकी चीजें सस्ती होंगी। ये बहुत ही छोटा सा पैमाना है। जैसे इंडिया का आप देख रहे हो कि डॉलर की तुलना में बहुत कम है, तो इंडिया को फायदा होता है। कई देश इंडिया से सामान लेना प्रेफर करते हैं कंपेयर टू चीन, क्योंकि उनका करेंसी जो है चीन की करेंसी से उस मूल्य में कम नहीं है जितना कि जो है इंडिया का कम होता है। ओके, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो कहा नहीं जाता है कि दाग अच्छे हैं तो रुपया गिर रहा है, लेकिन दाग अच्छे हैं क्यों? क्योंकि भैया निर्यात मिल रहा है, ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है कि जिस लेवल पे निर्यात बढ़ना चाहिए उस लेवल पे नहीं बढ़ पा रहा है। खैर उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जहां रहेंगे वो हम स्टेट लेवल में ही रहने वाले हैं यार, सेंटर तो भेजेंगे नहीं हमें। चलो देखते हैं। विश्व बैंक समूह में विकासशील देशों में इक्विटी विनियोग तथा दूसरे अन्य प्रत्यक्ष विनियोग प्रोत्साहित करने के लिए गठित किया गया। बताइए क्या गठित किया गया है? ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा जो है पूरी तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसका मेन लक्ष्य क्या होगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जी भैया, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें जो क्रॉस बाउंड्री, मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच जो आपस में व्यापार होता है, तो वहां पर जो निवेशक आए उनको एक गारंटी मिल सके कि भैया आप यहां निवेश करेंगे तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाएगा, प्लस उसके लिए जो जरूरी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो उसके लिए जो है मीगा, जी भैया यहां पर क्या नाम है, मीगा की स्थापना की गई है, जिसका काम क्या होगा कि उसे गारंटी देना बेसिकली इसका काम होगा। ठीक है, तो मीगा का अगर मैं आपसे कहूं माय डियर फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप इतना होमवर्क करोगे? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। जी भैया, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसकी स्थापना की गई है, जो किसके अंतर्गत? विश्व बैंक ग्रुप यानी वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत। वर्ल्ड बैंक तो पता ही होगा ना भैया, अब इतना नहीं पता है तो क्या पढ़े हो इसे तुम दोबारा सोचना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के एक राज्य के राज्यपाल के संबंध में बताइए कौन सा कथन यहां पर सही होगा। तो जो कथन सही होगा बताओ। यहां पर 4 कथन दिया गया माय डियर, पढ़ के बताओ क्या होगा। बाकी उसके बाद जो मैं बताऊंगा उसे तो आपको लिखना होगा ही। बताओ इसका सही जवाब क्या है। चलो ओके ओके, चलो तो जितने लोगों ने क्या यहाँ पर डी जवाब दिया वो सही कर लीजिए। ये पॉइंट और ये पॉइंट गलत है। उसे लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य ऐसा कोई मतलब बेसिकली नहीं होता है। वो सब बेसिकली राष्ट्रपति में होता है, ठीक है, और उपराष्ट्रपति में होता है। यहाँ राज्यपाल में कुछ नहीं होता है। हाँ, 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए और वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो राज्यों के राज्यपाल के बारे में जब बात हो रही है तो कुछ जानना चाहोगे कि छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए, काफी कुछ पढ़े होगे। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किसी एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप लोग राज्यपाल पढ़ते पढ़ते, राष्ट्रपति पढ़ते पढ़ते पक गए होगे सर कितना पढ़े, पता है आगे बढ़िए, इसलिए मैं आगे बढ़ भी गया आराम से। तो किसी राज्य के लोक सेवा आयोग, ठीक है, आपको पता है
पढ़ाई कर रहे हो भैया, इसी के लिए कर रहे हो, राज्य लोक सेवा आयोग कुछ अच्छी नौकरी दे दे, जिंदगी बन जाए, कहीं गांव घर या शहर में जाए तो चार लोग देख के भैया कहे ओ हो भाई साहब के क्या ठाठ है, क्यों यही सब प्राउड फीलिंग लेना चाहते हो। चलो बताओ किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। ठीक है भैया, अगर इसके जो कार्य है मतलब राज्य सेवा आयोग के जो कार्य है वो किसके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है, मतलब राज्यों का जो है वो सेंटर यानी कि आपको क्या केंद्र वाले को सौंपा सकता है। ठीक है, तो बताओ किसके अनुमोदन से, तो भैया ये एक ही के लोगों के अनुमोदन से स्वीकार है। राज्य देख के मत घबराना भैया, संघ लोक सेवा आयोग जाना है तो भारत का राष्ट्रपति ही कर सकता है। ठीक है, और इसमें कोई इफ और बट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ओके चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक पॉइंट और मैं ऐड कर दूं, देखिए जो राज्य सेवा लोक आयोग है इनके बारे में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के बारे में हमारे संविधान में जिक्र किया गया। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जो यहाँ पर राज्य सेवा आयोग का जो आपका चेयरमैन होता है उसकी कितनी अधिकतम कितना होता है, 5 साल या 62 वर्ष उसकी क्या होती है, 5 साल या 62 वर्ष तक ही वो क्या कर सकता है, आपको क्या है ड्यूटी कर सकता है। ठीक है, ये चीजें तो आपको पता होंगी ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा सॉरी, मैंने 5 साल आपको बोल दिया था ना, माफ करेगा, 6 साल होता है। फॉर दिस निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है, अगर कुछ भी आप लोगों ने जवाब दिया है तो आपका जवाब बिल्कुल गलत, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पर सही तरीके से है। जी भैया, पैरेलल पार्क नोएडा और वाराणसी में है, आप उसका एग्रो पार्क लखनऊ में है, प्लास्टिक पार्क कानपुर में और लेदर टेक्नोलॉजी आपका उन्नाव में है, तो इसमें कोई गलत है ही नहीं। ये बिल्कुल सही प्रश्न था, सभी सुमेलित थे, यानी इसका जवाब इनमें से है ही नहीं। अगर आप जबरदस्ती जवाब दिए हो तो आपके सैल्यूट है, क्योंकि आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी मतलब 10 नई जनजातियों को कब जो है सूचीबद्ध किया गया, अर्थात ये कह रहा है कि जो यूपी की जनजाति थी उनकी 10 जनजातियों को एसटी स्टेटस दिया गया। ठीक है, क्या होता है ना, एक लिस्ट बनती है, आप बहुत सारे जनजातियां होंगे लेकिन उनको शामिल किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाता है, फिर उसे जो है राष्ट्रपति के क्या नाम है सहमति के बाद उसे जो है उस लिस्ट एसटी लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये शामिल हुआ तो उससे पहले 5 थे, तो इसके शामिल होने के बाद 15 हो गए थे, अभी बढ़ करके कितना है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि इस समय यूपी में कुल कितनी जनजातियां हैं, डेली क्लास देख रहे होगे आपके ऊपर भी कुछ है, रोज मैं बताता हूं, आप लोग अगर नहीं कर रहे हो तो छोड़ो, थोड़ा सा चेक करना, कहीं अगर आपने नोट्स बनाया होगा तो आपको मिलेगी। ठीक है, तो जितने लोगों ने क्या यहाँ पर 2003 जवाब दिया और सही कर लें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय भाषाओं के रक्षा एवं विकास होती है, यानी क्या प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए हिंदुस्तान एकेडमी की जो है स्थापना की गई है, बताइए कहां पर इसकी स्थापना की गई। बहुत ही डायरेक्ट है, दरअसल इसमें जो है हिंदी हो गया, साथ ही साथ अन्य ऐसी भाषाएं हैं जैसे हिंदी से जुड़े उर्दू हो गया, अवधी हो गया, ब्रज भाषा हो गया, इन सभी को जो है यहाँ पर विकसित करने, उसकी रक्षा करने, बेसिकली क्या होगा, रक्षा विकास कैसे करोगे, उससे जुड़े कार्यों को आप प्रोत्साहित करो, उससे जुड़े कार्यों को आप क्या करो, संकलन करके रखो कि आगे आने वाले भविष्य में लोग उसके बारे में जाने पढ़ें, वही उसका रक्षा और विकास होता है। ठीक है, उस भाषा से संबंधित चीजों को। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या प्रयागराज जवाब दिया और सही कीजिए, प्रयागराज हमारा क्या था, इलाहाबाद। ठीक है, चलो काफी साल मैंने बिताया है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के आपको बताया संस्थापक कौन थे, कब हुआ था भैया, सूखा पड़ा था उसके बाद लौट के आए थे, मुगल एम्पायर, मुगल कह रहा हूं मैं, अरे कौन सा मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, सूखा पड़ा था लौट के आए थे, मुगल तब था ही नहीं यार, आए थे तो लौट गए, तो उसके बाद क्या हुआ, आपस में बवाल हुआ, बवाल के बाद कहे तुम अपने घर हम अपने घर, दोनों लोगों ने क्या कहा, चलो अब चलते हैं। तो श्वेतंबर का कौन बने थे, जी भैया श्वेतंबर का अगर कोई बने थे तो कौन बने थे बताओ, इतना आसान प्रश्न भी अगर तुम लोग में सोचोगे तो बहुत दिक्कत। स्थूल भरत, जी भैया स्थूल भरत इसका सही जवाब है। स्थूल भरत के आपको पता है क्या नाम है, कौन थे, तो देखिए इनके अगर पूछा जाए गुरु ये किसके चेले थे या किसके शिष्य थे, तो भद्रबाहु इनके गुरु थे, और एक और थे जो है क्या नाम था उनका, संभुत विजय, जी भैया संभुत विजय जो है, ये 2 लोगों के थे, संभुत विजय और भद्रबाहु जो है इनके क्या थे, गुरु थे। ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
एक मिनट, हाँ। चल अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, किस मुसलमान बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त किया था? जी भैया, समाप्त कर दिया था इन्होंने। बताया इसका सही जवाब क्या होगा? किन्होंने जो है समाप्त कर दिया था? दरअसल ये अकबर की तरह थोड़ा इन्हें भी जो है माना जाता था कि ये भी थोड़ा सा जो है मतलब क्या कहते थे, सेकुलर टाइप के थे और थोड़े से नम्र थे, बहुत ज़्यादा कट्टरता इनमें नहीं थी। और काफ़ी जो है समय के हिसाब से काफ़ी चीज़ें अभी नाम बताऊंगा, आप जान जाएंगे कि मैं क्यों इतनी की बड़ाई कर रहा हूँ। अकबर जैसा बता रहा हूँ, नॉट लाइक अकबर, अकबर से कम ही थे इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो। उनका नाम था शाहजहां। देखिए शाहजहां इनका नाम था, लेकिन इनके बारे में कुछ गलत चीज़ें भी हैं। देखिए ताजमहल तो इन्होंने बनाया था, ठीक है, आगरा फोर्ट में इनकी मौत हुई थी, और क्या नाम है, पाकिस्तान के लाहौर में इनका जन्म हुआ था, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर इनके इतिहास पढ़ेंगे तो इन्होंने जो है अपनी बेटी से ही शादी किया था। इन्होंने अपनी बेटी से शादी करने का रीजन ये था क्योंकि इनकी जो बेगम थी मुमताज, जो उससे लड़की हुई थी, वो इनके जैसी ही, मतलब अपनी माँ जैसी ही दिखती थी। तो उनकी जैसी दिखने की वजह से उन्होंने उससे निकाह कर लिया था, शादी कर लिया था, ठीक है। और आपको बाकी पता है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है, बाकी सारी चीज़ आप जानते ही हैं। और मुमताज की याद में तो ताजमहल बना ही है, तो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 सूची 2, बताइए इसका सही जवाब क्या है? प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। कहते नहीं है कि आदमी दो चीजों में जो है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एक चीज कहावत है ना। लेकिन फेयर के चक्कर में तुम फेयर की परिभाषा ना बदल दो, इसका भी ध्यान रखना होता, ठीक है। तो इतना मोहब्बत करते थे वो अपनी पत्नी से कि कुछ अलग हद तक गुजर गए थे। खैरों की इतिहास है, और इतिहास को जानना चाहिए, समझना चाहिए, जिससे हम सीखते हैं। मैंने बार बार कहा है, बस जानने का जो सोर्स हो, वो संसाधन सही हो। व्हाट्सएप और गूगल पर हर जानकारी सही नहीं है, मैं बार बार कहता हूं। कहीं अच्छे ऑथेंटिक जगह से आपको जानना और समझना चाहिए, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, कोई ये नॉर्मल इंसान नहीं है जिन्हें हर बात सही लग जाती है। बस कोई थोड़ा चीख कर और थोड़ा सा आंखों में आंखें डाल कर बोल दे, वो उन्हें बहुत सही समझ लेते हैं। ये मैंने लोगों के अंदर कमी देखी। तो चलिए भैया, यहां पर इसका सही जवाब क्या है? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, देखिए भैया, प्रार्थना समाज कौन था? देखिए रनाडे जी जुड़े हुए थे, ठीक है। और चलो बताओ, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। आर्य समाज का भैया किससे था? तो दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन तो भैया आपका ये, तो क्या होगा आपका बताइए? 4 1 3 2, तो क्या है सही जवाब? ए इसका सही जवाब है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप इनमें से कुछ ऐसा नहीं है जो ना जानते रहे हो। अगर ये नहीं जानते हैं तो इतिहास क्यों पढ़ रहे हो? इतिहास तुम पढ़ना छोड़ दो और तुरंत तैयारी भी छोड़ दो। बिना इतिहास के तो आपके कोई भी प्रदेश का एग्जाम नहीं निकलने वाला है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का जो समर्थन क्यों किया था, बताइए जी भैया। उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, उसका रीजन क्या था? इतिहास में तुम पढ़े होगे तो बहुत ही बेसिक सा रीजन था। उन्होंने बेसिकली एक इसे अपॉर्चुनिटी में लिया था, कि उन्होंने कहा था एक मौका है जिसे हम अगर भुनाना चाहें तो हमें सर्व समाज का जो है क्या मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है। तो आप मेरी बातों को सही समझ गए होंगे, जितनों ने क्या बी जवाब दिया है वो सही कर ले। बहुत अच्छी सोच थी, और इसका रीजन हुआ था कि देखिए इतिहास में अगर आप पढ़ेंगे तो किसी एक आंदोलन से भारत को आजादी नहीं मिली थी। समय लगा, कई साल, 100 सालों का उन्होंने हम पर राज किया। लेकिन फिर कहते हैं ना, साल 100 को मिटाने के लिए कई दशकों का तो आपको जो है क्या कहते हैं, कई वर्षों का तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा ना। तो संघर्ष चला था, ऐसा नहीं है। करीब 30-40 साल तो जो है 1915-16 में आए थे, उसका शायद 30 साल में जो है इंडिया ने बहुत कुछ हासिल कर लिया था गांधी जी के आने के बाद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किन में से किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? बताइए कौन सा उत्तरदायी नहीं है? देखिए ऐसा नहीं है कि केवल गांधी जी के ही आने से जो है हमें आजादी मिली, नहीं। गांधी जी के आने से एक हमें उत्प्रेरक का काम हुआ था। देखिए क्या होता है ना, जैसे आपके पास स्टेमिना है, बट आप कभी कभी, जैसे बहुत लोग संदीप माहेश्वरी को सुनते हैं, कहते हैं आज एकदम मूड फ्रेश हो गया। तो वो क्या करता है, वो अपनी बातों से एक आपको क्या करता है, मोटिवेट करता है। एनर्जी आपके अंदर है, आपको बस एक उत्प्रेरक चाहिए जो आपको एकदम क्या करे, एकदम कर दे कि हाँ अब मैं कर लूंगा, बस वो चीज चाहिए, ठीक है। जैसे जब एडमिट कार्ड आ जाता है, एग्जाम डेट आ जाती है, तो कुछ दिन बहुत अच्छे से पढ़ते हो, अभी टल गया है तो बहुत सारे लोग जो है क्या कर रहे हो, अरे दे पढ़ लेंगे, होली मना ले, ये मना ले, शादी है। तो भैया तुम लोग होली और शादी और मनाते रहो, फिर पता लगा अगला दशहरा भी मनाओगे, अगला तो वो भी मनाओगे, तो तक कोई तुमसे आगे निकल जाएगा।
तो जितने लोगों ने यहां पर क्या जवाब दिया, जो उत्तरदायी नहीं है, ए इसका सही जवाब है। देखिए कर्मता है क्या, बेसिकली इसे कहते हैं पारिस्थितिकी कर्मता। पारिस्थितिकी कर्मता में क्या होता है कि वो किस प्रकार से रह रहा होता है, वो किन संसाधनों का उपयोग कर रहा होता है, वो जहां रह रहा होता है। आप लोग अंग्रेजी में एक वर्ड जानते हो निस्से, जिसे भी गया था निस्से, जिसे यहां पर क्या निक लिखा हुआ है, ठीक है, निक, और हम लोग उसे निस्से पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या होता है इसको आप समझिए, इसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। पारिस्थितिकी जो आपका कर्मता होता है, इसमें यही पता लगता है कि जो आपकी प्रजाति है वो किन संसाधनों का उपयोग करता है, कैसे करता है, कब करता है, और अन्य प्रजातियों के साथ इसका संबंध कैसा होता है, ठीक है। तो यहां पर आप कहोगे कि सर कर्मता तो आपका यहां भी है, यहां पर भी है, लेकिन आप लोग इसका एक मिनट हाँ, यहां पर एक मिनट मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। यहां पर इसका जवाब सही सी होगा, ठीक है। अब थोड़ा समझिए फिर बताता हूं। देखो कर्मता यहां भी है, यहां भी, पर आप कहोगे सर ये, लेकिन देखो यहां पर संकुचित नी से दिया। देखिए आप एक चीज समझिए, जब आप अपने आप को थोड़े में समेट लोगे तो आप में डेवलपमेंट का क्या रहेगा, चांसेस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आप जब अपनी लाइफ को बटोरते चले जाएंगे, समेटते चले जाएंगे, तो आप कल को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे संसाधन वैसे भी कम होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इस परिस्थिति के बारे में बता जाओ। जब उसके बाद व्यापक निश्चय होगा, यानी कि व्यापक संसाधन होंगे, तो वो अपने आप को सर्वाइव कर ले जाएगा, ठीक है। आज ही नहीं तो कल किसी अन्य चीजों में एडॉप्टेबिलिटी आ जाएगी उसके अंदर। बड़े आकार वाला शरीर जो है ये भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है वो सही कर ले। मेरा दिमाग हो गया है थोड़ा सा खराब, ठीक है। मैं बता सही रहा हूं, उत्तर गलत दे रहा हूं, मुझे क्या हुआ है ये मुझे खुद नहीं पता है, ठीक है। यहां पर दरअसल कह रहा जो उत्तरदायी नहीं है, तो मैं उत्तरदायी नहीं है, मैं ये जवाब होगा व्यापक निश्चय। व्यापकता होने से आप कभी भी जो है वो विलोपन नहीं होगा, ठीक है। अभी बड़े आकार वाला शरीर कौन था, डायनासोर के विलोपन का बहुत बड़ा कारण ये बताया गया कि इनका बड़ा शरीर होना इनके लिए दिक्कत था। आनुवांशिकता भिन्नता की कमी, जी भैया आनुवांशिकता भिन्नता जब आप दूसरों में, मतलब क्या होगा, जैसे ये डीएनए का अलग डीएनए से जो है, इसीलिए देखिए हमारे जो है शास्त्रों में, साइंस भी कहा गया है कि हमें जो है सेम जो क्या कहते हैं गोत्र से शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों ऐसा माना गया हिंदू धर्म में कि जो गोत्र होते हैं वो एक ही जगह से उत्पन्न है और उनमें लगभग एक ही डीएनए जो है क्या चल रहा है। हमें इसीलिए अलग गोत्र से शादी करनी चाहिए, जिससे क्या हमारे अंदर डेवलपमेंट और भी अच्छा आता है, ठीक है। मल्टी जिसे कहते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग जिसे कहते हैं, ठीक है, वो जरूरी है। तो इनमें अगर भिन्नता कमी आएगी तो ये क्या होगा, दिक्कत पैदा होगी, ठीक है, समझ रहे हैं। और व्यापक निश्चय होने से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती, ठीक है, क्योंकि हमारे पास संसाधन ज्यादा होते हैं। अगर मैंने कुछ पहले बताया हो तो चलो जाने दो। मधुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मैं बता सही रहा था, आपको उल्टा जवाब देके आपको भी कंफ्यूज कर दिया, लेकिन बाद में चीजें मैंने आपको चारों के जरिए आपको एक्सप्लेन कर दिया। सिर्फ एक गलती की वजह से 2 मिनट चला गया। किस राज्य में स्थित है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया मधुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी जो है, अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इसकी स्थापना की गई है कब, 1940 में की गई थी। कब, 1940 में। और ये कहां पर हुआ भैया, तमिलनाडु में स्थित है। दरअसल तमिलनाडु में जो आपका शहर देख रहे हो, ये शहर के थोड़ा निकट ही है, ठीक है, बहुत दूर नहीं है। और यहाँ पर जो है आपका बंगाल टाइगर और जो है भारतीय लियोपार्ड, ये सारी जो है अच्छी खासी जनसंख्या में है, तो इसीलिए जो है ये फेमस है इन सब के लिए, ठीक है, बंगाल टाइगर के लिए, इंडियन लेपर्ड के लिए। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए। चलिए भैया फटाफट जवाब दीजिए, क्लास को थोड़ा सा जल्दी यहां खत्म करते हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, बी। जी भैया जो आपका गुंटूर है, जो आपका गुंटूर कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। ये किसके लिए फेमस है, जी भैया ये फेमस है हीरे के लिए, ठीक है। हीरे के लिए आपका गुंटूर भी फेमस है, क्योंकि यहां पर बड़े बड़े जो है आकार के हीरे पाए जाते थे। और आपके जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के बगल में जो है गुंटूर, गुंटूर का कौन सा एरिया है, वहां पर एक माइंस है, उस माइन का नाम क्या है, कोल्लूर माइन है, ठीक है, कोल्लूर माइन है। वो कोल्लूर माइन जो है आपका कहां पर, गुंटूर जिले में है, और जहां पर आपका क्या निकलता है, आपका हीरा निकलता है। वहीं से हीरे को जो निकलता है उसका अलग नाम भी दिया गया है, उसको कहते हैं गोलकोंडा हीरा। कौन सा, गोलकोंडा हीरा का नाम से उसे जानते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आपको मिल गई होगी, कौन सी नदी पर है, क्या है, कैसा है, और बड़ी साइज के मिलते हैं भी मैंने आपको बता ही दिया होगा। प्रतिरक्षा असंक्रमितता का सर्वाधिक संबंध किसके है, प्रतिरक्षा इम्यूनिटी
बताइए इन चारों में से किस में आपको इम्यूनिटी देखने को मिलता है, बताइए। लिम्फोसाइट से, मोनोसाइट से, लाल रुधिर कणों से, या फिर थ्रोम्बोसाइट से। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, लिम्फोसाइट जवाब दिया, वो सही है। जी भैया, लिम्फोसाइट से आपका होना चाहिए। दरअसल लिम्फोसाइट क्या होता है, ये एक प्रकार का व्हाइट ब्लड सेल होता है जो क्या होता है, आपका जो है इम्यून सिस्टम, जो प्रतिरक्षा सिस्टम होता है, तो उसी का पार्ट होता है। तो क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स में क्या होता है, यही तो आपको व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करता है, इम्यूनिटी लाता है। अब ये इसी का पार्ट होता है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपके प्रतिरक्षा से ही तो संबंधित होता है। और आपको ये भी बता दूं, जो ये लिम्फोसाइट्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक बी सेल्स होते हैं और एक कौन से होते हैं, टी सेल्स होते हैं, ठीक है। चलो ये आपको एग्जाम बता दिया, बाकी इतना डीप में आपसे पूछ ले ऐसा मैं उम्मीद कभी नहीं करूंगा, लेकिन मेरा काम है बताना, तो आपको पता होना चाहिए। नील नदी द्वारा अप्रवाहित नहीं होता है कौन सा देश, मतलब बेसिकली है कि नील नदी किस देश से नहीं गुजरती, इन चारों में से बताइए। मैंने आपको इसी प्रैक्टिस क्लास में इन 15 में से एक क्लास में नील नदी के बारे में बता दें कि कितने देशों से गुजरती है। अगर आपको याद हो तो आप अच्छी बात है, वरना चलो आज फिर बता दूंगा, लेकिन अब याद कर लेना, ठीक है। तो टोटल जो है ये 11 देशों से होकर गुजरती है, और जिस देश से नहीं होकर के गुजरती है माय डियर, उसका सही जवाब क्या है, उसका सही जवाब है यहां पर आपके सामने चाड। जी भैया, चाड एक जगह देश है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। तो क्या नाम है, इजिप्ट, बुरुंडी, तंजानिया, रवांडा, कांगो, केन्या, युगांडा, सूडान, इथोपिया, साउथ सूडान, ठीक है। साउथ सूडान, युगांडा, इथोपिया, इजिप्ट, ठीक है। ये तो आपको हो गया, कांगो हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें तो आपके हो ही गई। अब कुछ बच रहा है, तो अब जो मैंने केन्या बताया था, युगांडा हो गया, सूडान हो गया, इथोपिया। सूडान में दरअसल दो हैं, एक सूडान है, एक साउथ सूडान है, ठीक है। ये कभी कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग अलग देश हैं, कभी इसमें कंफ्यूजन मत पैदा करना। इथोपिया हो गया, युगांडा हो ही गया, केन्या हो ही गया। चलो 11 देशों से होकर के गुजरता है। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार भारत उत्तर प्रदेश में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या कितनी थी। जी भैया, बालिका मतलब जेंडर आपसे पूछ रहा, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया, जितने लोगों ने यहां पर क्या 902 जवाब दिया है वो सही कर ले। जितने लोगों ने यहां पर क्या 902 जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। क्योंकि यहां शिशुओं की बात हो रही है, देखिए आप समझिए शिशुओं की बात हो रही है, यानी कि 06 के तो 902 था, वहीं अगर पूछा जाए वयस्कों में तो 912 था, ठीक है। दोनों में अंतर समझना। और ये जो आपके टोटल इंडिया का 940 था, उससे इंडिया का वयस्कता में एवरेज कितना था, 940 था, और उससे यूपी का कम था, ठीक है। ओके चलो, अभी लेकिन लेटेस्ट में 2023 में एक रिपोर्ट आई थी कि यहां पर जो है 1000 महिलाओं में 1008 पॉइंट समथिंग जो है क्या नाम है, मतलब पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ग्रोथ हो चुका है। मतलब आज की डेट में अगर तुम चाइल्ड सेक्स रेशियो देखोगे यूपी में तो करीब 980 के आसपास पहुंच चुका है, 80 85 सॉरी 85 या 90 के आसपास है, ठीक है। 85 90 के आसपास है, इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। अभी ये रिपोर्ट थी, बट ऑथेंटिक रिपोर्ट तो मानी जाएगी, जैसे ये तमाम तरह के प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपना कराते रहते, तो उस पर मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसीलिए मैं उसको यहाँ लिख नहीं रहा हूं ना, मैं उसको कह रहा हूं आप करो। ये मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि इतना हो चुका है, जो अभी एक प्राइवेट के द्वारा आया था, ठीक है। उसने तो बेसिकली ये कहा था कि 1000 महिला पर 1008 पॉइंट समथिंग जो है पुरुष है, उसका तो ये रिपोर्ट था। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों पर मुहरों की बनावट, या धार्मिक ग्रंथ। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, बी। जी भैया, तो इनका बी जवाब दिया और सही कर लो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, क्या बताओ इसमें, निम्नलिखित के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है। अब उसमें मैं क्या बताऊं, है आप लोग को पता होना चाहिए, किससे आपको पता लग पाएगा क्या है कैसे है। चलिए बताइए यहां पर क्या होगा, इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरकता संरक्षित रहती है, मृदा कटाव कम होता है, उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो बेसिकली चक्र क्या होता है, एक क्रॉप साइकिल होती है, ठीक है। आपको जैसे पता है क्रॉप साइकिल क्या होती है, कि हम इसे कब बोना है, कब काटना है, कब क्या करना है, अगला फसल कब करना है, तो ये पूरी एक क्रॉप साइकिल होती है। तो क्रॉप साइकिल को इसीलिए बनाया जाता है, पूरा इसीलिए होता है कि इससे क्या हो, उसमें जो है उत्पादन में वृद्धि हो, ठीक है। जैसे आप अब ये तो है नहीं कि ठंडी के फसल को आप गर्मी में, गर्मी फसल ठंडी में, तो आप करोगे,
हो तो जाएगा मान लो किसी तरीके से, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी आपको वो इनपुट कॉस्ट के बदले में वो आउटपुट नहीं निकलेगा। उर्वरता संरक्षित रहे जी भैया, क्योंकि मौसम के अनुसार फसल करोगे तो आपको मिट्टी को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और मृदा कटाव कम होता है जी भैया। जितने लोगों ने क्या चारों जवाब दिया, उपरोक्त सभी जवाब दिया और सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी जी भैया, ना इन्हें क्या कहते थे, क्वीन ऑफ ठुमरी। तो बताइए किस घराने से थी। आपको पता है कि इसकी जो ठुमरी की शुरुआत है, इसको ठुमरी वर्ड आया कहां से, आप लोग को पता है। तो ठुमरी वर्ड बेसिकली आया था ठुमुकना, जानते थे ठुमुकना जी भैया, ठुमुकने से आया था। और इनका संबंध देखोगे तो बनारस घराने से था। दरअसल जो आपके लखनऊ के राजा साहब थे, क्या नाम था, वाजिद अली, उन्होंने जो है इसकी क्या है स्थापना की थी। ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। ओके डियर, क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर से चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है स्थित है। अब चित्रगुप्त कौन थे आपको पता है, एक मूवी आए थे जिसमें एक डायलॉग था, हम है यम। ठीक है, उसमें चित्रगुप्त का काफी अच्छे से जो है वर्णन किया गया है। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, क्या होगा बताइए। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, सांची में जी भैया, सांची में जवाब दिया, सही कह लीजिए। दरअसल चित्रगुप्त जी को यह माना जाता था कि जो ये यम के अकाउंटेंट थे, ठीक है, ये यह हिसाब करते थे कि जो है करते हैं बेसिकली, ये तो भगवान है मरेंगे नहीं, तो ये करते हैं कि तुमने कितना जीवन में अच्छा काम किया, कितना बुरा काम किया है, और उन्हीं के अकाउंटेंट के हिसाब से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, ये करने की जिम्मेदारी जो है इन्हीं पर है। ठीक है, तो सोच समझ के करना और चित्रगुप्त जी की जाके पूजा कर लेना अगर जिंदगी में ज्यादा तुम जो है कुछ गलत कर रहे हो। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दांची गाम राष्ट्रीय उद्यान जी भैया, नेशनल पार्क पूछ रहा है, किससे संबंधित है बताइए। बताइए किससे संबंधित है, इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए भैया पहले समझ लीजिए आपके जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। दरअसल जम्मू एंड कश्मीर में जो श्रीनगर आपका जगह है, उससे ये थोड़े से नजदीक में है, मतलब थोड़ी सी दूरी पर है लेकिन नजदीक ही है। और वहां पर जो आपको पता है हंगुल डियर और कश्मीर स्टैग जो मिलता है जी भैया, हंगुल डियर और कश्मीर स्टैग जो मिलता है, इसी वजह से थोड़ा फेमस है वहां पर। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिछाया बैंकिंग क्या है। इसे अंग्रेजी में शैडो बैंकिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शैडो बैंकिंग भी कहते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, और इसे एक नाम से और जानते हैं, प्रतिरक्षा बैंकिंग को एक नाम से और जानते हैं, इसे कहते हैं आभासी बैंकिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसे आभासी बैंकिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका क्या होगा। आपको पता है प्रतिछाया बैंकिंग में आपको पता है इस पर कंट्रोल ही नहीं होता, ना आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है, ना गवर्नमेंट का होता है। क्योंकि ये बेसिकली क्या करते हैं ना, जो आपकी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न किया जाता है। मतलब ये बेसिकली ये कोई बैंकिंग आपकी स्टेब्लिश बैंकिंग कंपनी नहीं होती है, बस ये क्या करती हैं आपको बैंकिंग जैसी फैसिलिटी देती हैं जी भैया, वित्तीय तथा अन्य गतिविधियां लाइक बैंक के द्वारा आपको प्रोवाइड कराती हैं, बट वो किसी स्टेब्लिश नहीं होती। ठीक है, और आप समझिए इसे कंट्रोल नहीं किया जाता है, इसे दो नाम से और जानते हैं, एनीथिंग एल्स नो। बस चलो आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि यहां पर बता रहा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए बताइए यहां पर क्या होगा, उम्मीद करता हूं सारा चीज आपको दिख रहा होगा। तो चलिए बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताए, बहुत ही आसान है यार, इसमें मुझे कुछ उम्मीद करता हूं मुझे रुकने की जरूरत नहीं है, देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या बताने की जरूरत है, क्या होगा इसका सही जवाब। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या, देखो मैं जवाब बता दे रहा हूं, अब आप लोग मिलाते रहना कितने लोग जो है सही जवाब दे पाए थे। अगर आप ये जवाब नहीं दे पाए थे तो मेरे दोस्त आप बिल्कुल भी सही नहीं थे, क्योंकि इसका सही जवाब बी होगा। ठीक है, अब मैंने इसीलिए आपको पहले गलत जवाब दिया कि कितने लोग खुश हो रहे हैं, जो खुश हुए थे निराश हुए, इसका सही जवाब बी है। ठीक है, बी है इसका सही जवाब। ठीक है, अब कुछ लोग कहोगे तुरंत वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, तो बिल्कुल बदल जाएगा भैया, जो सही से नहीं पढ़ोगे तो काफी कुछ बदल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। यहां पर वर्ड यूज कर रहा है नहीं है, मतलब वो उसके पास उसके अंतर्गत उनके जो अधिकार है उनमें नहीं आता है। ठीक है, तो बताइए इन चारों में से कौन सा नहीं है, इसका सही जवाब क्या होगा।
आसान सा प्रश्न है यार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कुछ ना कुछ तो अंतर होता है, ठीक है। इसमें कभी भी तुम इफ और बट तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कौन सा नहीं है यही आपसे पूछ रहा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। जी भैया, ये बिल्कुल देखिए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आता है, निरीक्षण का आता है, अपीलीय आता है, बाकी परामर्श संबंधी वो सुप्रीम कोर्ट का होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं आपको बताना। चलो, जो नहीं है पूछ रहा है, ब्राजील, हम्बोल्ट, गल्फ, अगुलहास, ये चारों में से आपको बता दूं, ये गर्म, ठीक है, ये भी आपका गर्म, हम्बोल्ट शायद गर्म नहीं, ठंडा है, ये आपका गर्म है, गल्फ आपका गर्म है, ठीक है। हम्बोल्ट नहीं, हम्बोल्ट ठंडी है, हम्बोल्ट जो है आपका ठंडा होता है, ठीक है। तो चलो बताओ यहां पर क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या बी दिया है वो सही कर ले, ठीक है। जिन्होंने क्या बी जवाब दिया है वो सही कर ले। ये भैया हम्बोल्ट को ही पेरू करंट भी कहते हैं। अब आप समझ लीजिए, पेरू करंट भी कहते हैं। अब पेरू करंट कह रहे हैं तो कहां, देखिए प्रशांत में तो होगा, लेकिन उत्तरी नहीं, दक्षिणी प्रशांत में होगा, ठीक है। ये अगर दक्षिणी लिखा होता तो सही हो जाता, ठीक है, समझ गए। चलो भैया, आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आज के आखिरी प्रश्न में। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप फटाफट जो है इसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और फिर से जाते जाते लाइक नहीं किया तो लाइक बटन जरूर से जरूर दबा देना। और बहुत सारे यार, मैं एक चीज फिर से कह रहा हूं कि आप लोग क्लास देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी जो है शिकायत है मेरी आप सभी से, कि सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है, समझ गए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत बाद घटी थी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। उसी साथ यहां पर क्लास को हम लोग खत्म करेंगे, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तुरंत पूर्व भैया आपका रोलेट एक्ट बना था, उसी रोलेट एक्ट के बनने की वजह से ही काफी ज्यादा विरोध हो रहा था, और उसी विरोध का परिणाम था कि ये जलियांवाला नरसंहार जैसा कांड देखने को मिला था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आ गई, क्लास भी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, क्लास अगर अच्छी लगी फिर से एक बार लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। शाम को 6 बजे घड़ी से मिलान कर लीजिए, सुबह 10 बजे ही घड़ी बजते ही क्लास होती है, उसे शाम को 6 बजे ही घड़ी आप मिला लीजिए, क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलूंगा आप सभी से, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय।